आज हम लोग एक नया प्लेलिस्ट शुरू करेंगे और एक नया लेसन शुरू करेंगे 10वीं का, इसका नाम है ट्रायंगल। इसमें बेसिकली हमें पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता के विषय में। तो सबसे पहले मैं बेसिक बात करूंगा कि ट्रायंगल क्या होता है और आप इसमें कितना जानते हैं, और जो बेसिक चीज़ें हैं मैं सिर्फ आपको हिंट्स कर देता हूं। तो आप सबसे पहले त्रिभुज के विषय में समझ लीजिए ट्रायंगल। तो कहते हैं कि 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अगर 3 स्ट्रेट लाइन हो सरल रेखा से, ऐसे यहाँ पे ये 3 स्ट्रेट लाइन है, 3 सरल रेखा है, और इससे जो ये घिरा हुआ क्षेत्र है, अगर ये प्लेनर है, समतलीय है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है, तो 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं। इसमें यह ध्यान रखना है कि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। जैसे अगर मैं इसका नाम दूं PQR, तो आपको ये बात समझना चाहिए कि ये जो बिंदु P है, जहाँ पे भुजा QP और RP जाके मिल रहे हैं, ये जो बिंदु है जो इस भुजा में भी और इस भुजा में भी उभयनिष्ठ है, इसे हम कहते हैं शीर्ष, वर्टेक्स। तो शीर्ष एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष हो गए? 3। ये जो पॉइंट है PQR, ये जो बिंदु है, इसको हम शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और इसमें भुजा कितना है? 3, PQ, QR और PR। तो ये 3 भुजा है। और कोण कितने हैं? 3, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये मान लीजिए X है, ये Y है और ये Z है। तो किसी भी त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष होते हैं। ये बहुत ही बेसिक बात है, फंडामेंटल चीज, और आप ये जानते होंगे। अब बात करें कि त्रिभुज का जो टाइप होता है वो क्या होता है। तो त्रिभुज का जो प्रकार होता है वो 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। त्रिभुज के प्रकार, तो इसको 2 बेसिस पे, 2 आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी भुजा के आधार पर, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि कोण के आधार पर। ठीक है, तो त्रिभुज को जो बांटा गया है उसका 2 आधार है, 2 बेस है। कौन कौन? साइड के आधार पे और एंगल के आधार पे। तो साइड के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। आप यदि 9th में पढ़े होंगे ट्रायंगल के विषय में, तो वहाँ पे जब सर्वांग समता हम पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं ट्रायंगल का, तो वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि जो भुजा के आधार पे होता है त्रिभुज 3 तरह का होता है। और वो कौन कौन होता है? तो पहला है समबाहु, इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। ठीक है, बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। सम का मतलब बराबर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बाहुबली ना, अभी फिल्म आया था, तो बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा ना। तो जिसके बाहु में बहुत ज़्यादा ताकत हो, बलवान हो बाहु से, भुजा से ना, उसको क्या कहते हैं? बाहुबली ना। आप देखे भी होंगे बाहुबली में कितना ताकतवर वो होता है। तो बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा, और सम का मतलब बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिभुज अगर कोई ऐसा हम बनाते हैं जिसकी तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो, यानी अगर यह 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर और यह भी 5 सेंटीमीटर, तो हम इसको कहेंगे कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने ये 2 बार ऐसे कट करके मैं दिखा रहा हूँ, ये इस बात का सिंबल है कि तीनों भुजा की लंबाई आपस में क्या है? बराबर। ठीक है, ओके। जो दूसरा होता है वो होता है समद्विबाहु। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया ऐसा, ठीक है,
तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, इसको हम एक ही बार ले काटेंगे। मतलब ये दोनों बराबर है लेकिन ये इन दोनों से अलग है, तो हम बोलेंगे कि यह जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो जिसका तीनों भुजा बराबर हो वो समबाहु होता है, और जिसका दो भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु होता है। ठीक है, तीसरा हमारा हो गया विषम बाहु। ठीक है, तो यहाँ पे बाहु का मतलब भुजा, विषम का मतलब ऑड, अलग अलग। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो। ठीक है, तो एक ऐसा ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ये हो गया, दूसरा ऐसा, ये और तीसरा ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे छोटी भुजा है, इससे बड़ी भुजा ये है और इससे भी बड़ी भुजा ये है। ठीक है, तो इन तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, ये कोई किसी के बराबर नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि यह विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये सिंपल बात है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। ठीक है, तो ये त्रिभुज के तीन टाइप से, इसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जब हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं आएगा। तो समबाहु का हमको पता होना चाहिए कि तीनों भुजा बराबर होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये ध्यान रख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है। अगर आप ध्यान रखना चाहें तो समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है, और ये खास बात इसमें ये है कि तीनों कोण 60-60 का होता है, क्योंकि आपको पता है कि तीनों कोण बराबर होगा। तो मान लीजिए कि थीटा थीटा तीनों को लिख लीजिए, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। 9th क्लास में आप प्रूफ कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 180/3, तो कट के कितना आ जाएगा 60। अब चूंकि तीनों थीटा था इसलिए क्या हो गया 60-60-60। तो समबाहु त्रिभुज का एक और गुण आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका तीनों कोण हमेशा 60-60-60 का ही होगा। ठीक है, अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज में ये बात आप नहीं कह सकते हैं कि इसका तीनों कोण कितना का हो, क्योंकि इसका दो ही भुजा बराबर है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि इसका गुण होता है कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। ठीक है, तो ये अगर ये बराबर है तो इस कोण, इस भुजा के सामने का ये वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब ये कितना होंगे हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर हमको ये वाला कोण पता हो तब ये बता सकते हैं कि दोनों कितना होंगे। खैर, जिस तरीके का इन्फॉर्मेशन हमको दिया रहेगा उस तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है, और विषमबाहु त्रिभुज में जैसा कि हमने कहा कि तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होती है, तो उसके कोण के साथ हम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जैसा क्वेश्चन देगा उसके हिसाब से हम करेंगे। तो उसके तीनों जो कोण होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग। हाँ, एक बात आप ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो, छोटा हो बड़ा हो, समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु न्यून कोण समकोण, कोई भी ट्रायंगल हो, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है और आपको तीनों भुजा की लंबाई पता है और अलग अलग है, चाहे बराबर है चाहे कुछ भी है, लेकिन आपको पता है कि त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है, तो अगर ये सबसे बड़ी भुजा है, अगर आपको पता हो कि उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो उसके सामने वाले कोण को देखिए, उसके सामने वाला जो कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा। त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण, तो ये आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। मतलब जैसे जैसे भुजा की लंबाई कम होती जाती है, उसके सामने वाला कोण भी कम होते जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज को थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया, एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, और आप चाहें तो इस त्रिभुज में किसी भी भुजा की लंबाई को कम करना शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए हम ये वाला भुजा जो है ए बी से एक त्रिभुज है और इस भुजा की लंबाई को कम करते हैं, तो थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर दीजिए। देखिए ये जो भुजा की लंबाई अगर बढ़ा लीजिएगा तो कोण इतना बड़ा था,
लेकिन जैसे इस भुजा की लंबाई कम कर दीजिएगा तो इसके सामने वाला कोण देखिए कम हो गया। इसको और कम कर दीजिएगा, इतना लीजिएगा तो इस ऐसे ट्रायंगल बनाइएगा तो ये कोण और कम हो जाएगा। जैसे जैसे इस भुजा की लंबाई कम करते जाइएगा वैसे वैसे इसके सामने वाला कोण कम होते जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसके जैसे ए बी ये जो भुजा थी इसकी लंबाई को आप और बढ़ाते चले जाइए ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा तो ये कोण भी बड़ा होते चला जाएगा। यानी जितना बड़ा होगा इसके सामने कोण उतना ही बड़ा होगा, ये जितना छोटा होगा उतना ही जैसे कि सामने कोण छोटा होगा। और इसके विपरीत वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, जिसको हम वाइस वर्सा बोल सकते हैं सीधा सीधा, कि अगर ऐसा हो कि क्या बोल रहे हैं बड़ा भुजा का कोण सामने वाला कोण बड़ा होता है, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि अगर कोई कोण छोटा है, बहुत छोटा है, त्रिभुज में सबसे छोटा है, तो उसके सामने का जो भुजा होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई त्रिभुज में किसी त्रिभुज में कोई कोण आपको पता है कि सबसे बड़ी है, ठीक है, तो उस बड़े कोण के सामने की भुजा जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो ये आप कॉन्फिडेंट से आप कह सकते हैं, ये सब जो प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल का जो 9th में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन इसका रिवीजन, इसका प्रैक्टिस, ये बातें दिमाग में होनी चाहिए, तब जाके आप किसी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज जो 3 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए, मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि ये सब बेसिक बातें हैं, लेकिन इस पे ध्यान रखना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि आप परिभाषा याद कर लेते हैं, आप उसको सच से समझते नहीं है या फील नहीं कर पाते, या तो फिर याद भी नहीं रख पाते हैं आप, और उसके कारण कई जगह गलती करते हैं हम लोग। तो परिभाषा में बस एक ऐसा शब्द होता है जो आपको उस शब्द के या परिभाषा की गहराई को समझाता है। तो न्यून कोण जो त्रिभुज होता है ये काफ़ी आसान है। किसे कहते हैं? तो कोई ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण, ये बात ध्यान रखिए, मैं कोई एक या दो नहीं बोल रहा हूँ, त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी त्रिभुज के तीनों कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, क्या कहलाते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया ऐसा कुछ, ठीक है, तो इसका तीनों कोण जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर एक कोण 90 के बराबर या उससे बड़ा हो गया तो न्यून कोण त्रिभुज नहीं रहेगा। जरूरी है कि इसका जो तीनों कोण है वो 0 से बड़ा हो, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री, जो भी हो, लेकिन इसका तीनों कोण पे गौर कीजिए, कोई भी 90 से बड़ा या उसके बराबर नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा, तीनों कोण, तब हम इसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अगर हम मान लें कि ये त्रिभुज PQR है और इस कोण को दिखाएं P से, इस कोण को दिखाएं Q से और इस कोण को दिखाएं R से, ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो कोण P है, कोण Q है और कोण R है, ये तीनों जो होने चाहिए बड़ा होने चाहिए किससे? 0 डिग्री से, और छोटा किससे होना चाहिए? 90 डिग्री से। देखिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए कौन? P, Q, R तीनों, और 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि न्यून कोण त्रिभुज के लिए, कि तीनों कोण, किसी त्रिभुज के तीनों कोण 0 से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये बात हो गया। दूसरा जो है वो होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जो आपको जल्दी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। खासकर ज्योमेट्री है, आप 9-10 के लेवल में पढ़ते हैं तो आपका न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब एरिया वगैरह जो है सो कि आपको निकालना पड़ता है, चाहे हिरोन सूत्र लगाना हो या त्रिभुज का क्षेत्रफल या √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर जो समबाहु त्रिभुज के लिए लगाते हैं। लेकिन एक ये ऐसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, जो आपके मतलब लगभग जो है सो कि आपका फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा आता है, आपके मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा आता है, और अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री को, त्रिकोणमिति को समझने का सबसे बड़ा आधार राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। जब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो आप स्टार्टिंग करते हैं उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा जितना मतलब क्या बोलें, ये जो समकोण त्रिभुज है इसकी परिभाषा तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसका यूजेस, इसका जो उपयोग है या इससे रिलेटेड जो ज्योमेट्री है या जो भी चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, मैं यहाँ पे 2 या 3 नहीं बोल रहा हूँ, गौर कीजिएगा, किसी त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका सिर्फ एक कोण, 3 होते हैं कोण लेकिन सिर्फ एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, ऐसा, ये जो सिंबल होता है, ये जो संकेत होता है 90 का होता है। तो यहाँ पे ये मैंने ट्रायंगल बनाया, मैंने नाम दे दिया PQR, ठीक है। तो यह जो त्रिभुज PQR है, इसमें एक कोण, ये वाला 90 नहीं है, ये वाला 90 नहीं है, ये वाला 90 है, तो सिर्फ एक कोण यदि 90 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस तरह का सवाल आपको नहीं पूछने चाहिए, लेकिन कभी कभी बच्चे पूछ देते हैं कि सर एक कोण 90 हो जाए तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई दूसरा कोण 90 से ज़्यादा हो? तो ऐसा दिमाग में मत लाइए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल जो होता है वो 180 होता है। तो तीनों कोण को जोड़िएगा तो 180 आना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो अगर यह अकेले 90 डिग्री हो गया तो जैसे ही कोई दूसरा 90 होगा, 90 से अधिक की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे ही दूसरा 90 होगा वो दोनों ही मिलकर 180 बना देंगे, तीसरा तो 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? और अगर ट्रायंगल होना चाहिए, अगर त्रिभुज है तो उसका कोण भले ही बहुत कम हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ हम उसको रखना पड़ेगा, तभी जाकर वो ट्रायंगल के फॉर्म में दिखेगा, अन्यथा वो एक लाइन बन जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, सारे के सारे कोइंसाइड कर जाएंगे, एक ही लाइन पे आ जाएंगे, तो वो ट्रायंगल की तरह नहीं दिखेगा हमको। तो यहाँ पे जो है सो कि त्रिभुज PQR में कोई एक कोण अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और इसका गुण ये होता है कि जैसे ही एक कोण 90 का हुआ, वैसे ही ये दोनों जो कोण होते हैं 90 से कम होते हैं, निश्चित रूप से 90 से कम ही होंगे, और इन दोनों को हम न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, जो 90 के बराबर होता है उसको समकोण कहते हैं, जो 90 से छोटा और 0 से बड़ा उसे न्यून कोण कहते हैं, और जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा उसको अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक 90 हो गया तो ये तय है समकोण त्रिभुज में कि 90 के अलावा जो दो कोण बच जाते हैं वो न्यून कोण ही होंगे, अर्थात 0 से बड़ा और 90 से छोटा ही होंगे। इसके साथ एक और प्रॉपर्टी आप याद रखिए कि ये दोनों का योगफल हमेशा 90 होगा। अगर कोई समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 हो गया, क्योंकि उसकी परिभाषा वही है, और नहीं होगा 90 तो समकोण होगा नहीं। तो एक समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 हो गया, बचा दो कोण, तो इन दोनों का योगफल हमेशा 90 ही होगा। ये दोनों मिलकर 90 होंगे, तीसरा उसमें 90 जोड़ेंगे, तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों कोणों का योगफल, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ ये थीटा है और ये थीटा डैश है, तो निश्चित रूप से आप लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू 90। ठीक है, और आपने एक और चीज पढ़ी होगी या आप जानते होंगे कि वैसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है, वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल जिसको हम कहते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये 30 है तो ये तय है कि ये 60 ही होगा। 60 और 30 90 और ये 90 मिलकर कितना होंगे? 180। अगर यह 60 हुआ तो तय है कि कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, तो देखिए 60 का पूरक 30 होता है और 30 का पूरक 60 होता है। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। तो आप ये बात नोट कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में जो दो न्यून कोण होते हैं वे दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं और हमेशा होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप खासकर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपकी बहुत हेल्प मिलेगा आपको इस इंफॉर्मेशन से। तो ये थी समकोण त्रिभुज की बात। जो तीसरा है वो है हमारा अधिकोण त्रिभुज, और वो क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, फिर से गौर कीजिएगा, कोई एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल बनाया जाए, एक ऐसा त्रिभुज बनाया जाए जिसका कोई एक कोण, अगर मान लीजिए कोण थीटा है और मैं बोलूं कि थीटा यहाँ पे ज्यादा है, कितना से? 90 डिग्री से, लेकिन एक और कंडीशन होना चाहिए कि ये कम होना चाहिए 180 डिग्री से। देखिए क्या बोल रहा है साइन, इधर 180 से थीटा कम होना चाहिए और 90 से बड़ा। तो अगर त्रिभुज का कोई एक कोण
इस कंडीशन के बीच में आता है तो हम उस त्रिभुज को कहेंगे कि वह अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था ट्रायंगल्स के टाइप्स के विषय में जो आपको जानने चाहिए, समझने चाहिए, और आपने पढ़ा भी होगा जैसे कि 9th में। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना आप कंप्लीट करिए। अगले क्लास में हम लोग जो है सो कि समरूपता और सर्वसमता इसके विषय में शुरुआत करेंगे और इसके विषय में चर्चा करेंगे कि समरूपता क्या होता है और सर्वसमता क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है और उनके सिंबल्स क्या होते हैं और किस तरीके से दो ट्रायंगल को या किसी भी दो पॉलीगॉन को, बहुभुज को कब हम समरूप और सर्वसम कह सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।